हेलो सभी प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, नर एवं मादाओं, मेल और फीमेल, सभी का स्वागत। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। जो कुछ भी आपको अच्छा लगे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप वीडियो देख रहे हो, आपकी इच्छा है जब। आज अपन केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जेट ICAR BHU के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी क्वेश्चंस का एक बार स्नैपशॉट लेंगे, मतलब बिल्कुल छोटा सा शॉट लेंगे अपन, जिसमें अपन इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर बात ऐसी है कि कुछ लोग इस टाइम में ऐसा फील करने लग जाते हैं, मतलब थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाते हैं, कि थोड़ा नीरस हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसा होता है उनको एंजाइटी होने लग जाती है, थोड़ा सा वो मतलब अपने एनवायरनमेंट से परेशान होते रहते हैं। कईयों के घर वालों का टेंशन प्रेशर रहता है, बेटा एग्जाम फाइट करना है। कई लोग अपने उनसे परेशान है, मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या मतलब इससे चलता रहता है। तो बेटा देखो, जिंदगी में निराश होने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे फोकस करना है, खुद की खुशी पे। आप खुश होना तो आपको सिर्फ इतना सोचना, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बस ये सोच के आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है यार। आप खुद देख सकते हो, दुख में जब आंसू आते हैं तो आपके जो हाथ है उसकी सिर्फ एक अंगुली आपके आंसू साफ करने में काम आती है, लेकिन खुशी के टाइम में आपकी दसों की दसों अंगुलियां एक साथ काम करती है। तो दुख में तो सिर्फ अपने आप को अकेले को ही सब कुछ करना है, मतलब जिंदगी में अपने गोल को अचीव करने के लिए बाकी सबको भूलना है और फोकस करना है अपने गोल पर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लोग चाहे आपको कहे कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तू तो कम पढ़ाई करता है, तू तो ध्यान ही नहीं देता, तू मोबाइल चलाता, कोई मतलब नहीं है दुनिया से। उस चीज पे फोकस करो जो आपको पता है कि मेरे में कितनी कमी है, उनको दूर करते हुए सिलेबस को कवर कर लो और इतना प्रिपेयर हो जाओ कि एग्जाम देने जाओ तो बिल्कुल बेफिक्र। इतना ध्यान रखना, आज तो फोड़ेंगे, आज तो पेपर को इतना भयंकर तरीके से करेंगे, टॉप रैंकर्स बनेंगे। तो ये आपको ऐसा मोटिवेटेड रहता है। अब अपन डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस में आपका जो पहला क्वेश्चन है उसको अपन डिस्कस करते हैं, और आपका पहला ही क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बंद क्रम समान या फिर आप बोलते हुए नहीं है। आपका पहला ऑप्शन है CO, आपका सेकंड ऑप्शन है N2, आपका थर्ड ऑप्शन है NO प्लस, आपका फोर्थ ऑप्शन है NO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना। और ये क्वेश्चन है अलग, वैसे इससे रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन BHU 2019 में आया था। तो क्वेश्चन रिपीट हो सकता है जेट में, ICAR में, तो आप ध्यान रखें ऐसी चीजों पे। देखो, बंद क्रम समान नहीं है, तो पहली बात तो बंद क्रम एक एक का निकालो, CO का। अब देखो, आप यहां पर गलती क्या करोगे, आप लगाओगे यहां पर MOT। क्या लगाओगे? MOT, जबकि आपको MOT नहीं लगाना है। मैं ट्रिक बता देता हूं, उससे आपको क्वेश्चन करना है फटाफट। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक त्रिभुज बनाना है और उसके ऊपर लिखोगे 14, फिर आप इधर लिखोगे 15, 16, 17 और इधर लिख लोगे 18। इधर लिखोगे आप 13, 12, 11 और 10। आपको कुछ ही नहीं करना, 14 जो है इसके बराबर में 3 लिखना है, 15 और 13 के आगे आधा घटा देना, कितना हो जाएगा 2.5। यहां पर 16 और 12 के लिए आप याद करोगे, आधा घटा दोगे तो 2, इसमें से आधा घटा दोगे तो आपके पास में कितना आएगा 1.5, और इसमें से आधा घटा दोगे तो कितना आएगा 1। ये जो आपके 14, 15, 16, 17, 18, 10, 11, 12, 13 है, ये होता है कुल इलेक्ट्रॉन। क्या है? कुल इलेक्ट्रॉन। किसके? द्विपरमाणविक अणु या फिर बोल सकते हो आयन के।
ठीक है। अब देखो यहां पर बंद क्रम निकालना अपने को। सीओ में देखो 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 8 ऑक्सीजन के, कितना हो गया 8 और 6 14। 14 के लिए बंद क्रम कितना हो गया बेटा 3। नाइट्रोजन देखो 7 और 7 14, 14 के लिए बंद क्रम कितना 3। एनो का क्या होगा 7 और 8 15, 15 में से प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया कितना 14, 14 के लिए हो गया 3। एनो के लिए देखो 8 और 7 15, 15 के लिए 2.5, बाकी सबके लिए 3 है लेकिन यहां पर कितना है 2.5। अब इधर देखिए यहां पर बंद क्रम की एक ट्रिक और ध्यान रखोगे आप। बंद क्रम आज मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा जहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप देखो बंद क्रम, अब देखो बंद क्रम की बात करते हैं तो आपके पास में जो बंद क्रम है ये क्या होता है कि यदि बहुआण्विक यौगिक या फिर अणु आपको दिया रहे तो आपको दे दे और उसका बंद क्रम पूछे, जैसे आपको दे दिया PO4 3- का, तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक ध्यान रखोगे, कुल बंद की संख्या बट्टा कुल पड़ोसी। क्या ध्यान रखोगे, कुल बंद की संख्या बट्टा कुल पड़ोसी। अब कुल बंद कितना है तो PO4 3- है ना, तो आपके पास में PO डबल बॉन्ड O, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये होती PO4 3- की स्ट्रक्चर। तो कुल बंद कितने हैं 3 और 2 5 बट्टा कुल पड़ोसी कितने हैं 4, तो इसका बंद क्रम कितना आएगा 5/4, यानी 1 पॉइंट समथिंग इसका आएगा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बंद क्रम के 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ये था। एक यहां पर नोट लगा के याद कर लोगे, वो एक्सेप्शन है एमओटी में, उसका क्या थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो आप सिर्फ ध्यान रखोगे। जैसे CO+ क्या होता है 8 और 6 14, 14 में से एक गया 13, 13 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आना चाहिए था 2.5, लेकिन CO+ का होता कितना है 3.5, ये यहां पर इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। CO+ का 3.5 जहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर के दोनों कॉन्सेप्ट मैंने करवा दिए, इससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन को और कैसे घुमा सकता है। सेशन को एंड तक देखिए, मैक्सिमम क्वेश्चन जेट के, मतलब आप यहां से 70% चीजें आप क्लियर कर लोगे। मैं हर जगह से क्वेश्चन लूंगा, हर जगह से। देखो यहां पर एक हल्का सा कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूं, इस बॉन्ड ऑर्डर से अब कैसे कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बॉन्ड ऑर्डर निकालने की मैंने ट्रिक बता दी है। अब देखो यदि बताओ बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, बंद क्रम यदि उसका ज्यादा है, तो उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगी ज्यादा, तो इसकी जो बॉन्ड बंद वियोजन ऊर्जा पूछ ले तो वो क्या होगी इसकी ज्यादा होगी। बात क्लियर है। यदि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो उसका स्थायित्व क्या होगा ज्यादा होगा। क्लियर है। तो बॉन्ड ऑर्डर से ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा बार बार में, किसको मैं आसानी से तोड़ सकता हूं, किसको आसानी से नहीं तोड़ सकता हूं। तो ऐसे बहुत सारी क्या करता है यहां पर क्वेश्चन बॉन्ड ऑर्डर से बता सकता है। बाकी बॉन्ड ऑर्डर से मैक्सिमम क्वेश्चन में आता मैच करवाने वाला है, किसका ज्यादा है किसका कम है, तो उसका मैंने आपको तरीका बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से जलीय विलयन में सबसे बड़ा आयन है। आपका पहला ऑप्शन है Li+, दूसरा ऑप्शन है Na+, K+, और चौथा ऑप्शन है Rb+। देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक ध्यान रखोगे, मेरी बात सुनोगे ध्यान से। जो पानी के बाहर जितना छोटा वो पानी में उतना बड़ा। क्या ध्यान रखोगे, जो पानी के बाहर जितना छोटा वो पानी के अंदर उतना ही क्या होगा बड़ा होगा। तो यहां पर लिथियम प्लस सबसे छोटा होता है, रुबिडियम सबसे बड़ा होता है बाहर, लेकिन पानी में क्या होगा लिथियम सबसे
बड़ा होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, लिथियम प्लस। अब देखो इसी ट्रिक से दूसरा क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, जो पानी के अंदर जितना बड़ा होगा, अब जो जितना बड़ा होगा उसकी मोबिलिटी यानी गतिशीलता जो है उतनी ही कम होगी। तो क्या ध्यान रखोगे, जो पानी में बड़ा उसकी गतिशीलता यानी आप बोल सकते हो मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो आप क्या ध्यान रखोगे, पानी के बाहर आकार व्युत्क्रमानुपाती होता है पानी में आकार, और समानुपाती होता है गतिशीलता के। ये 3 पॉइंट ध्यान रखोगे, यहां से 3 क्वेश्चन बनते हैं इस फंडे से। तो मैंने ट्रिक बता दी और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। सर मजा आ रहा है, चलने दो फिर रिवीजन करवा देंगे। थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परमाणु आकार का सही क्रम है, यानी करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इज। चलो आपका पहला ऑप्शन है K प्लस से बड़ा है, Cl माइनस उससे बड़ा है आर्गन, और उससे बड़ा है आपका Na प्लस। सेकेंड ऑप्शन है K प्लस से बड़ा है आर्गन, उससे बड़ा है Cl माइनस, और उससे बड़ा है चलो आपको दे दिया, चलो यहीं रहने दो। थर्ड ऑप्शन आपका से बड़ा है सल्फर 2 माइनस। उसके बाद में आपका थर्ड ऑप्शन है Na प्लस बड़ा है Mg2 प्लस से, वो बड़ा है एल्यूमिनियम 3 प्लस से, और ये बड़ा है N3 माइनस से। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी सही है। 4 आपके पास में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है और मैक्सिमम टाइम में ये क्वेश्चन तो आता ही है एटॉमिक साइज का, आप मान के चलिए। तो यहां पर देखो आपको ध्यान रखना है ट्रिक। तो आपकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले चेक करें, ये ट्रिक ध्यान रखना, परमाणु आकार का प्रश्न करते समय ध्यान रखें, पहले चेक करें कि दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं। ये चेक करना आपको सबसे पहले, ऐसा क्वेश्चन आए तो। फिर क्या करोगे, यदि दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या करना है, नाचो नहीं। तो जो जितना नेगेटिव होगा वो उतना ही बड़ा होगा, उदासीन को बीच में रखना है, और जो जितना पॉजिटिव होगा वो उतना ही छोटा होगा। ये बात को ध्यान रख के चले। यहां पर देखिए K प्लस Cl माइनस आर्गन Na प्लस, K प्लस से बड़ा होगा Cl माइनस, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। पोटेशियम से बड़ा होगा क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन से बड़ा आर्गन नहीं होगा, उदासीन बीच में आएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। Na प्लस तो सबसे छोटा होगा ऑलरेडी। चलो उसके बाद देखो K प्लस आर्गन Cl माइनस S2 माइनस, K प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन, 18, आर्गन में 18, क्लोरीन माइनस में 18, S2 माइनस में 18, सबके पास 18 में था। सम इलेक्ट्रॉनिक है, और सम इलेक्ट्रॉनिक है तो माइनस वाला बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। Na प्लस बड़ा होगा Mg2 प्लस से, बिल्कुल सही बात है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखो ये 10, इसके पास 10, इसके पास 10 और इसके पास 10, लेकिन
माइनस वाला आगे होता है, इसने माइनस वाले को पीछे रख दिया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। और सभी सही वैसे भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वही परमाणु आकार पे ले रहा हूं मैं। निम्न में से परमाणु आकार के लिए सही क्रम है। आपका पहला ऑप्शन है Cl35 is greater than Cl37। आपका बी ऑप्शन है H12 is greater than H13। आपका सी ऑप्शन है N14 इक्वल टू N15। आपका डी ऑप्शन है C14 is greater than C12। अब देखो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप यहां पर एक ट्रिक लिखेंगे, आप लिखेंगे राज की बात। राज की बात, राज की बात क्या लिखेंगे, तो इधर देखिए ध्यान रखें, समस्थानिकों का आकार लगभग समान होता है। लगभग क्या होता है, समान होता है। तो आप इधर देखिए क्लोरीन 35 क्लोरीन से 30 सारे के सारे देखो अपने आप में समस्थानिक है। इनका सिर्फ परमाणु आकार चेंज हो रहा। समस्थानिक क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। यहां पर क्या होगा, इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, एटॉमिक वेट होगा। तो यहां पर देखिए ये एक में ही ऑप्शन में बराबर है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है समस्थानिकों का आकार लगभग समान होता है। कारण क्या है, समस्थानिकों में सिर्फ चेंज होती है न्यूट्रॉन की संख्या। क्या चेंज होती है, न्यूट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन पे आपको पता है कोई आवेश नहीं होता, ये कैसा होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और अगर न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल ना तो आकर्षण करेगा और ना ही प्रतिकर्षण करेगा, इसलिए इसका आकार लगभग क्या होता है, समान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से तापीय स्थायित्व सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन है बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तीसरा ऑप्शन आप ध्यान रखोगे, तीसरा ऑप्शन आपका CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और चौथा ऑप्शन है आपका बेरियम कार्बोनेट। तापीय स्थायित्व किसका ज्यादा है, तो आपको देखो मैं शॉर्ट तरीका बता देता हूं। ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मेटेलिक बॉन्डिंग का है। आप शॉर्ट में क्या ध्यान रखोगे, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा उनका बता रहा हूं मैं। आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना ऊपर से नीचे जाने पर तापीय स्थायित्व बढ़ता, आप इतना ध्यान रख लेना, आपका काम हो जाएगा। ऊपर से नीचे जाओगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरियम कार्बोनेट का तापीय स्थायित्व सबसे ज्यादा होगा। चलो तापीय स्थायित्व का क्वेश्चन आप कर लोगे, अब तो मैंने ट्रिक बता दी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं इसको, तापीय स्थायित्व को। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक घुलनशीलता है। आपका ऑप्शन है पहला LiClO4,
आपका दूसरा ऑप्शन है NaClO4, आपका तीसरा ऑप्शन है KClO4, का चौथा ऑप्शन है RbClO4। इसी के रिलेटिव में चलो एक क्वेश्चन हो देता हूं, आपके सारे कॉन्सेप्ट दूर कर दूंगा। सेम क्वेश्चन है, निम्न में से घुलनशीलता का सही क्रम है। मैं एक क्वेश्चन से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट सही कर दूंगा। पहला आपका क्वेश्चन है Li, चलो परक्लोरेट नहीं लेते हैं, आप लेते हैं, चलो ले लेते हैं। LiClO4 से ज्यादा होगा NaClO4 से, उसका ज्यादा होगा KClO4 से, इसका ज्यादा होगा RbClO4 से। बी ऑप्शन है आपका BeCl2 का ज्यादा होगा MgCl2 से, इसका ज्यादा होगा CaCl2 से, और इसकी घुलनशीलता ज्यादा होगी BaCl2 से। आपका तीसरा ऑप्शन है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता से ज्यादा होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता, और इससे ज्यादा होगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता, और इससे ज्यादा होगी बेरियम हाइड्रोक्साइड की घुलनशीलता, और चौथा ऑप्शन है सभी। आपके पास में इतने क्वेश्चन है, तो देखो इसके मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं। कभी भी ट्रिक बता रहा हूं, इन्हीं ट्रिक से क्वेश्चन होगा, अदरवाइज आप कॉन्सेप्ट लगा लेना, आंसर गलत कर दोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, ट्रिक बता रहा हूं, 4 राज की बात बता रहा हूं, ध्यान रखे। राज की बात, फर्स्ट, पहली राज की बात जानते सुन लेना और लिख लेना अपने नोट्स खुद। पहली राज की बात है, कभी भी फर्स्ट ए की मेटल्स दिखे तो ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता बढ़ती है, ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता बढ़ती है, लेकिन परक्लोरेट और आयोडाइड आयन आ जाए तो घुलनशीलता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। नोट्स बना लेना। दूसरा पॉइंट, जो भी सेकंड ए की धातुएं हैं बेरिलियम से बेरियम तक, ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता घटती है, लेकिन यदि OH माइनस ऑक्सीजन और फ्लोराइड आ जाए तो घुलनशीलता घटेगी, मतलब बढ़ेगी, ध्यान रख लेना। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यदि हेलोजन अरे है और हेलोजन के साथ में एस ब्लॉक की धातु रहे तो ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता बढ़ेगी, बात क्लियर है। और यदि डी ब्लॉक की धातु आए तो ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता वापस घटेगी। तो एक में बढ़ी, दूसरे में घटी, तीसरे में बढ़ी, चौथे में वापस घटी। 4 पॉइंट ध्यान रखोगे, जिसको मतलब लिखना है वो वीडियो को ब्रेक लेके वापस लिख लेना। चलो तो यहां पर देखते हैं, अपने पास में मैंने बोला परक्लोरेट आयन आ जाए तो क्या होगी, घुलनशीलता का क्रम उल्टा हो जाएगा। हालांकि फर्स्ट ए में बढ़ती है लेकिन क्लोरेट आते ही घटती है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरे में देखो क्लोराइड है आपकी बार, बेरिलियम से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, धातुएं क्या हो रही है, धातु क्या हो रही है, ऊपर से नीचे जाने पर घुलनशीलता क्या होती है, घटती है। अरे राइट और रॉन्ग, लेकिन इधर देखिए तो मैंने क्या बोला था, यहां पर हेलोजन 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 तो क्या है, सेम परिवर्तन को हो रहा है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, तो मैंने बोला ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, घटता है, तो यहां पर घटती जा रही है, इसका मतलब ये भी बात क्या है, सही है। उसके बाद में देखो मैंने बोला हाइड्रोक्साइड आते क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी, तो यहां पर देखो बढ़ रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा डी। तो मैंने देखो 4 ट्रिक बता दी, चारों ट्रिक से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। अब क्वेश्चन को करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्लोरेट है, तो क्लोरेट में क्या होगी, घटती जाएगी, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, RbClO4 की घुलनशीलता सबसे ज्यादा होगी। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं आपको। हाँ, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से विद्युत का कुचालक है। तो आपका पहला ऑप्शन है NaCl, दूसरा ऑप्शन है MgCl2, आपका तीसरा ऑप्शन है CaCl2, चौथा ऑप्शन है KCl। चलो ये आपका ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके आंसर करें। चलो करते हैं। इधर देखो, राज की बात क्या लिखना है, राज की बात क्या, ये सबको लगभग पता ही होगी, फिर भी ध्यान रखना। ये सारे के सारे गिवन कंपाउंड कैसे हैं, आयनिक। कैसे यौगिक है, पहले पहचानो, आयनिक है। आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है कि ये ठोस अवस्था में कैसे होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक। क्या होते हैं, कुचालक। तो यहां पर देखो, इसके नीचे एक्वस लिखा हुआ है, इसके नीचे एक्वस है, इसके नीचे एक्वस, केवल यहां पर सॉलिड लिखा हुआ, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। बात क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से अदिशीय यौगिक है, यानी आपको पूछा नॉन डायरेक्शनल कौन सा है, नॉन डायरेक्शनल है, यानी अदिशीय कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका HBr, दूसरा ऑप्शन है Cl2, तीसरा ऑप्शन है KCl, और चौथा ऑप्शन आपको दिया हुआ है H2। क्लियर है। तो इधर देखिए, अदिशात्मक यौगिक का मतलब क्या है, तो आपको ध्यान रखना, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड जो होता है वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, अदिशात्मक। तो यहाँ पर आयनिक कौन सा है, KCl, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, KCl हो जाएगा। ये मैंने बॉन्ड का क्वेश्चन करवा दिया आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन करवाया आपको, इंपॉर्टेंट। चलो, निम्न में से ध्रुवीय यौगिक नहीं है। आपको ए दिया हुआ है SF6, आपको बी दिया हुआ है CCl4, आपको सी दिया हुआ है PCl5, आपको डी दिया हुआ है CH4, आपको ई दिया हुआ है SF4, आपको एफ दिया हुआ है CHCl3, आपको जी दिया हुआ है कौन सा आपको दे, PCl3। चलो इतने आपके पास में ऑप्शन है। अब आपका ऑप्शन फर्स्ट, केवल SF6 CHCl3 और PCl3। दूसरा ऑप्शन है केवल PCl5 SF6 CCl4 और CH4। तीसरा ऑप्शन है आपका केवल SF4 CHCl3 PCl3। चौथा ऑप्शन है आपका सभी अध्रुवीय यौगिक
है। चलो, ऐसे क्वेश्चन ध्रुवीय और अध्रुवीय पूछते हैं, इसका मतलब अपने को किसकी वैल्यू चेक करनी होती है, म्यू की वैल्यू। डाइपोल मोमेंट चेक करना होता है तो म्यू आप चेक करोगे, तो म्यू यदि 0 के बराबर है तो कैसा है, अध्रुवीय है, और यदि म्यू 0 के बराबर नहीं है तो यौगिक कैसा है, ध्रुवीय होता है। ठीक है, चेक करने का तरीका, चलो अपने को निपटाना है वहां पर 10 सेकंड में क्वेश्चन, तो राज की बात अपने काम में आएगी। चलो लिख लीजिए राज की बात। राज की बात क्या है, इधर देखिए, राज की बात है यदि केंद्रीय परमाणु पर यानी सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर अनुपस्थित हो तथा सभी पड़ोसी समान हो तो यौगिक अध्रुवीय होता है। कैसा होता है, अध्रुवीय होता है। तो अपने को अध्रुवीय चेक करना है, तो इधर देखिए सल्फर के पास में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 6 फ्लोरीन के साथ में डोनेट कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर एक भी लोन पेयर नहीं है, सभी पड़ोसी सेम है, तो ये कैसा हो गया, अध्रुवीय, मतलब नॉन पोलर हो गया। इसके बाद कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों शेयर कर दिए, चारों पड़ोसी सेम, इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, अध्रुवीय। PCl5 फास्फोरस के 5 इलेक्ट्रॉन, पांचों इसने डोनेट कर दिए, ये भी कैसा होगा, अध्रुवीय। उसके बाद में CH4 पे 4 इलेक्ट्रॉन, चारों हाइड्रोजन के साथ शेयर किए, इसका मतलब ये भी कैसा होगा, अध्रुवीय। उसके बाद देखो SF4, इसके पास में एक लोन पेयर है, इसलिए क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। CH एक हाइड्रोजन है, 3 क्लोरीन है, ये भी कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। PCl3 के पास एक लोन पेयर है, तो ये भी कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया, क्योंकि ना तो यहाँ पर पड़ोसी सारे समान नहीं है, पड़ोसी समान है तो दोनों पे एक एक लोन पेयर है, तो ये क्या होंगे, ध्रुवीय हो जाएंगे। अब 4 अध्रुवीय अपने को पूछा, ध्रुवीय नहीं है, इसका मतलब अपने को अध्रुवीय चेक करना है। अध्रुवीय कौन कौन सा, SF6, CCl4, PCl5 और CH4, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। ट्रिक ध्यान रखें, सबसे पहले चेक करिए केंद्रीय परमाणु के ऊपर लोन पेयर है या नहीं है, लोन पेयर नहीं है और सारे पड़ोसी सेम है, आंसर हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर, अध्रुवीय। चलो उसके बाद में क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक प्रासरण दाब होता है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 1 मोलर NaCl, आपका दूसरा ऑप्शन है 1 मोलर MgSO4, आपका थर्ड ऑप्शन है 1 मोलर Al2SO4 का होल थ्राइस, आपका फोर्थ ऑप्शन है सभी का प्रासरण दाब समान है। देखो यहां पर गलती क्या करता है, लोग फॉर्मूला लगाएंगे प्रासरण दाब का, पाई इक्वल टू क्या बताया था मैंने, CRT। पाई इक्वल टू क्या होता है, CRT होता है। लोग क्या लगाएंगे, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, ताप सबका समान है, दिया हुआ नहीं है। तो अब इधर देखो बचा क्या, सांद्रता। सांद्रता चेक करेंगे, सभी सांद्रता चेक करेंगे तो कंसंट्रेशन क्या दी हुई है, सबकी 1 मोलर दी हुई है। तो लोग क्या सोचेंगे, सांद्रता सभी की समान, तो सभी का परासरण दाब समान होगा, इसलिए आंसर डी कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको वांट ऑफ पढ़ाया था, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया था मैंने, वांट ऑफ गुणांक पढ़ाया था। तो मैंने क्या बोला था कि आपको जल्दी से वहां पर निपटाना है, तो आपको देखना है जितने आयनों में इसको तोड़ोगे ना उतना ही उसका क्या होगा, वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। आई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी। तो यहां पर देखो NaCl कितने आयनों में टूटेगा, 2 आयनों में टूटेगा, Na प्लस और Cl माइनस में। तो यहां पर इसकी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2। उसके बाद में देखो MgSO4, तो यहां पर देखो MgSO4 कितने आयनों में टूटेगा, एक तो Mg 2 प्लस और SO4 2 माइनस में, तो Mg 2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। चलो इसको Mg, चलो Cl2 कर देता हूं मैं, 2 Cl, ताकि ये
2Cl माइनस, यानी 3 आयनों में टूटेगा। आपका क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखो कितने में टूटेगा, 2 एल्यूमिनियम प्लस में और SO4 3SO4 2 माइनस, 3 और 2 5 में टूटेगा। तो ये कितने में टूटेगा 3 और 2, इसके लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। क्लियर है। तो इधर देखिए, अब यहाँ पर I जितना ज्यादा होगा ना वांट ऑफ गुणांक, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा परासरण दाब। तो इसके लिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका C हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा C हो जाएगा। तो ध्यान रखना परासरण दाब यानी पाई समानुपाती होता है वांट ऑफ गुणांक के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं जिसमें सबसे ज्यादा गलती करेंगे। चलो इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं और इस क्वेश्चन को मैं करता हूं, निम्न में से सबसे ज्यादा आपको देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, यानी निम्न में से सबसे ज्यादा हिमांक किसका होता है। चलो क्वेश्चन को कीजिए पॉज करके। चलो मैं करवा देता हूं, आपकी ईमानदारी आपके पास है, यदि खुद से करना चाहते हो वीडियो को पॉज कर लिया करो। चलो अब इधर देखो, मैंने बोला था वांट ऑफ फैक्टर पढ़ाया था तब कि जितनी भी आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, अनुसंख्यक गुणधर्म है, उन सभी को आप I से गुणा कर लीजिए। I से गुणा करोगे यानी सब I के समानुपाती होता है। लेकिन देखो हिमांक में जो अवनमन होता है, क्या होता है हिमांक में अवनमन, वो समानुपाती होता है I के। बात क्लियर है। तो हिमांक में अवनमन समानुपाती है, यहां पर तो केवल हिमांक की बात की है। तो हिमांक में अवनमन का मतलब है हिमांक में कमी I के समानुपाती, यानी I जैसे जैसे बढ़ेगा इसकी कमी बढ़ेगी। कमी का बढ़ने का मतलब और कमी होना, कमी के बढ़ने का मतलब क्या होता है और कमी होना। तो यहां पर जिसका I सबसे ज्यादा होगा उसका हिमांक सबसे कम होगा, अपने को सबसे अधिक देखना है। तो अब की बार आंसर कौन सा होगा 1 मोलर NaCl। यहां पर लोग गलती कर देते हैं, परासरण दाब वाला कंसेप्ट लगा देते हैं। अरे भाई परासरण दाब जो था केवल परासरण दाब था, यहां पर हिमांक में अवनमन है। अवनमन का मतलब कमी, और कमी किसी चीज की बढ़ती है तो कमी का बढ़ने का मतलब क्या है और कमी होना। तो यहां पर तो इसका सबसे कम होगा और कम हो जाएगा। तो यहां पर सबसे ज्यादा किसका होगा 1 मोलर NaCl का होगा। यहां पर गलती नहीं करना है। हाँ इसकी जगह ऐसे आता क्वथनांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन वो समानुपाती भी I के होता है, लेकिन उन्नयन का मतलब वृद्धि, वृद्धि का बढ़ना और वृद्धि होना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ तो इसका आंसर वापस क्या आ जाता C हो जाता। क्लियर है। चलो ये करवा दिया मैंने वांट ऑफ फैक्टर पे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको पता होगा 2000 शायद अभी आया था, 19 में आया था जेट में, या 2018 में एक बार क्वेश्चन आया भाई परासरण दाब वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -8 मोलर HCl का pH होता है, जिसको याद है वो डायरेक्ट कर लेना। इसका pH 8, दूसरा ऑप्शन है इसका pH 7, तीसरा ऑप्शन है 6.94 और चौथा ऑप्शन है इसका 15। चलो तो इसका pH क्या होगा भाई, ये तो ये यदि याद नहीं है किसी को डायरेक्ट तो फिर तो मूर्खता वाली याद है। अब मैं वापस यहाँ पर निकाल के नहीं बताऊंगा, कॉमन आयन इफेक्ट है, आपको वो ध्यान नहीं रखना। यहाँ पर ध्यान रखना 10⁻⁸ मोलर, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का जो H+ है वो भी पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर जब मोलर था 10⁻⁶ से कम होने लग जाती है तो आपको कॉमन आयन इफेक्ट लगाना होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6.94 इसका आएगा। आप कैलकुलेशन करोगे तब, तो आप डायरेक्ट इसका याद रखोगी। कभी कभार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, कभी कभार क्या बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, हर एग्जाम में आ चुका है, IIT से लेकर जेट तक सभी में। चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है साम्यावस्था पर होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है RF बराबर RB, आपका दूसरा ऑप्शन है डेल्टा G इक्वल टू 0, थर्ड ऑप्शन है आपका चलो इसको चेंज करते हैं,
के सी बराबर 1, फोर्थ ऑप्शन है आपका सभी। चलो बताओ, ये तो साम्यावस्था की सामान्य कंडीशन थी। वह साम्यावस्था पर क्या होती है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। उसके बाद देखिए केसी बराबर क्या था, आर एफ अपॉन आर बी, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो होता है के एफ अपॉन के बी जो हो जाता है। ये क्या होगा, ये जब यही बराबर है तो के एफ अपॉन के बी क्या हो जाएगा, समान। तो आपका आंसर कितना आएगा, 1। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सभी। अब इधर देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहां पर ये ध्यान रखिए साम्यावस्था में कि रेट फॉरवर्ड बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होती है, प्लस जब आप इसको सोल्व करते हो तो आर एफ बराबर क्या होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के, और इसका रिएक्टेंट क्या होता है, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन, और आर बैकवर्ड क्या हो जाएगा, के बैकवर्ड सी की कंसंट्रेशन और डी की कंसंट्रेशन। फिर आपको पता होगा के एफ अपॉन के बी आप निकालते हो तो के एफ अपॉन के बी बराबर क्या होता है, के सी होता है। क्लियर है, तो आप यहां पर ये बातें ध्यान रखें, इनको घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलो आपको क्वेश्चन कहां से करवाते हैं, चलो निम्न में से चलो आइसो टॉनिक स्पीसीज या फिर श्रेणी है, आपका क्वेश्चन है निम्न में से आइसोटोनिक श्रेणी है। आपका पहला ऑप्शन है चलो Cl 1735 तथा कार्बन 5,6,12। आपका दूसरा ऑप्शन है कोई एलिमेंट दिया हुआ आपको X 7,15 तथा आपको एलिमेंट दिया हुआ है Y 9,17। आपका थर्ड ऑप्शन दिया हुआ आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है A 10,19 तथा आपको कोई बी एलिमेंट दिया हुआ है 11,19। आपका फोर्थ ऑप्शन है आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है P 6,12 तथा P 7,15। बोला कि निम्न में से कौन सा आइसोटोनिक श्रेणी है। तो पहले में देखो, आइसोटोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या समान। किसकी, न्यूट्रॉन की संख्या क्या समान। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। तो इधर देखिए 35 में से 17 घटाओगे तो कितना आएगा, 18 न्यूट्रॉन है इसके पास। इसके न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 6। तो पहला आंसर तो क्या हो गया, कैंसिल। नेक्स्ट देखिए 15 में से 7 घटाओगे तो 8, 17 में से 9 घटाओगे तो 8। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। न्यूट्रॉनिक की कभी भी बात करें, समान न्यूट्रॉनों की दोनों का अंतर जो होता है, क्योंकि ये इसका द्रव्यमान है और ये इसके प्रोटॉन है, तो द्रव्यमान में से प्रोटॉन घटाओगे तो न्यूट्रॉन आएगा, आपको साफ पता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप घटा लिया अगर ऑप्शन में, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 9, और इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। इनको घटाओगे तो 6 और इसको घटाओगे तो 8। तो इनमें से न्यूट्रॉनिक सम न्यूट्रॉनिक कौन सी हो गई, सेकंड ऑप्शन। तो सम न्यूट्रॉनिक वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना है, दोनों के बीच का अंतर जिसका समान मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको, चलो
निम्न में से KCl घुलनशील है? पहला CCl4 में, दूसरा बेंजीन में, तीसरा PCl5 में और चौथा H2O में। चलो इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो को पॉज करके करें, इसको नहीं आया इधर देखें। KCl कैसा है? ध्रुवीय है, क्योंकि ये आयनिक है, पोलर है, तो ध्रुवीय। देखो ये अध्रुवीय CCl4, इसमें नहीं घूमेगा क्योंकि घुलनशीलता का कॉन्सेप्ट है सेम लाइक सेम, समान समान में घुलेगा। ये बेंजीन भी अध्रुवीय, इसमें भी नहीं घुलेगा। PCl5 अध्रुवीय, इसमें भी नहीं घुलेगा। घुलेगा किसमें? वाटर में घुल जाएगा। बोलो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बंध वियोजन ऊर्जा सबसे अधिक है? पहला ऑप्शन है F2, दूसरा Cl2, तीसरा Br2 और चौथा I2। सेम इसके एक क्वेश्चन में देता हूं। बंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम है, सेम ऑप्शन है F2, Cl2, Br2 और चौथी I2। तो यहां पर ध्यान रखना, हेलोजन में क्या होता है, ये दोनों फ्लोरीन फ्लोरीन पास पास में रहेंगे, तो फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर है और साइज क्या है, कम है, तो प्रतिकर्षण होता है लोन पेयर लोअर पेयर के बीच में। प्रतिकर्षण के कारण ये दूर दूर चले जाते हैं, तो इसके जो फ्लोरीन है ये क्या आ जाता है, थोड़ा सा पीछे चला जाता है और इसकी बंध वियोजन ऊर्जा देखो इस प्रकार आ जाता है Cl2, उससे कम Br2 और उससे कम I2, सॉरी यहाँ पर आ जाता है F2 और I2 तो फिर भी हमेशा क्या रहेगा, सबसे कम रहेगा, तो फ्लोरीन 2 के बाद आ जाता है। तो आपका आंसर पहले का तो हो जाएगा Cl2 और सेकंड का हो जाएगा I2 की सबसे कम है और सबसे ज्यादा Cl2 की है, ना कि फ्लोरीन की यानी F2 की है। जबकि कोई लोग क्या करते हैं कि ऐसे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, फ्लोरीन के बीच में अट्रैक्शन बहुत बढ़िया होगा, आसानी से अपन बॉन्ड को नहीं तोड़ सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर क्या होगी, Cl2 की सबसे ज्यादा होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, अब यार ये तो मैं क्या ही करूं, दूसरा क्लोरीन, तीसरा ब्रोमीन और चौथा आयोडीन। सीधा सा सबको पता होगा शायद क्लोरीन, जबकि विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की है। फिर भी इसकी इलेक्ट्रॉन के आकर्षण की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने का जो चाहत है इसकी, वो चाहत फ्लोरीन की से ज्यादा क्लोरीन की होती है, क्योंकि इसका आकार कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए क्लोरीन का जो आकर्षण है वो थोड़ा सा इसकी की तुलना में कंपेरिजन में ज्यादा होता है। चलो और क्या करवाए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा अभी करवाने का बनता है। चलो निम्न में से सबसे अधिक IP है? पहला ऑप्शन आपका नियोन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है फ्लोरीन और चौथा ऑप्शन है आपका क्लोरीन। चलो सबसे ज्यादा किसका है,
तो आपको बताओ अक्रिय गैस की सबसे ज्यादा आईपी होती है, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो आपका क्वेश्चन क्या आंसर क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा तरीका, एक क्वेश्चन और करवाता हूं इसी पे। तो आपके पास में मान लो ऐसे आ गया, आपके पास फ्लोरीन है, उसके बाद में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, बोरोन है, बेरिलियम है, लिथियम है, ऐसी कंडीशन है। और बोले कि इनको आईपी बताओ सबसे ज्यादा किसकी है। तो देखो एक तरीका बताता हूं, एक संख्या, एक लाइन याद रखोगे, 6 5 3 4 2 2 1 1, यानी P6 उससे कम P5, उसके बाद 3, 4 से पहले 3 है, फिर P4, फिर P2, उसके बाद में S2, उसके बाद में P1, उसके बाद में S1। ध्यान रखें, क्लियर है, यहां तक शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि ऐसी कंडीशन है तो ध्यान रखोगे P6 P5 P3 P4 P2 S2 P1 S1। तो यहां पर देखो इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, P, इसका P5 है, इसका क्या है P4, इसका P3, इसका क्या है P2, P1, इसका S2, और इसका क्या है P2, 2s2, इसका 2s2 है, और इसका 2s1 है। जब n की वैल्यू समान हो तभी लगाना ही है, n की वैल्यू समय देखो तो 2 2 2 2 है, तभी ये कंडीशन लगानी है। तो अब देखो इसका क्रम पूछ ले, तो P5 की सबसे ज्यादा, तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, उसके बाद में ऑक्सीजन की नहीं, नाइट्रोजन की, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद में क्या आ गया P2, कौन सा है कार्बन, तो ये कार्बन, उसके बाद में S2, उसके बाद में बेरिलियम की होगी, उसके बाद में बोरोन होगा, और उसके बाद में क्या होगा लिथियम होगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां पर ये ध्यान रखे 6 5 3 4 2 2 1 1 वाला क्वेश्चन आयनाइजेशन पोटेंशियल में या आयनन ऊर्जा का क्रम पूछे उस टाइम ध्यान रखना है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। निम्न में से HDP अधिक घनत्व प्लास्टिक निर्माण, यानी पॉलीथीन या प्लास्टिक, आप ध्यान रखना, निर्माण में सहायक उत्प्रेरक है। आपका पहला ऑप्शन है, चलो आप Ag2O, आपका दूसरा ऑप्शन है CuSO4.5S2O, आपका थर्ड ऑप्शन है NiCO का होल 4, आपका चौथा ऑप्शन है CS3CS2 का होल थ्राइस Al प्लस TiCl4। आपके पास में इतने ऑप्शंस हैं। चलो इसके अंदर और चेंज कर देते हैं, SrSO4 दिया हुआ आपको। चलो कौन सा है, तो देखो ये सब क्वेश्चन और ऑप्शन सारे मेरे बनाए हुए हैं, मैं ऐसे देखो आपके सामने लेते जा रहा हूँ और रिवीजन आपको करवाते जा रहा हूँ। बस वीडियो को अंत तक देखते रहेंगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। तो आप और अपने दोस्तों को भी बता देना, जितने भी लोग जेट ICR BHU नीट वगैरह जेई की तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन के लिए हो सकता है मैं लगभग मंडे को आपका लाइव टेस्ट, ऐसे मतलब क्वेश्चन की जो प्रश्नोत्तरी है आपकी, ये जो आपकी क्विज है, इस क्विज का इसी टाइम नाइट में लाइव क्लास ले सकता हूँ, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा हालांकि। तो आप ध्यान रहिए, तैयार रहिए, मैं पूरे सिलेबस को एक साथ रिवाइज करवा सकता हूँ, तो अपने सारे फ्रेंड्स को बता देना, हो सकता है आपके काम का हो। तो इधर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो HDP को बनाने में मैंने बायोमोलिक इसमें पॉलीमर वाले चैप्टर में बताया था आपको, एक जिगलर नाता कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक यूज होता है, और ये जो उत्प्रेरक है इसका फॉर्मूला होता है ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्लस टिटेनियम टेट्रा क्लोराइड।
तो वो क्या गलती करवाने की कोशिश करता है, फॉर्मूले देकर। आपको साफ दिख रहा है, आपको यहाँ पर आंसर होगा फोर्थ। तो पॉलीमर का चैप्टर मैंने कल एक शॉट में पूरा रिवाइज करवाया था, उसको देखिए और इसको आंसर करते जाइए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आइसोप्रीन में प्रयुक्त होता है। आपको आइसोप्रीन का बताना है। आपका पहला ऑप्शन है CH2 डबल बॉन्ड C, Cl सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CS2। आपका सेकंड ऑप्शन है CS2 डबल बॉन्ड C, CS3 C डबल बॉन्ड CS2। आपका थर्ड ऑप्शन है बेंजीन CH डबल बॉन्ड CS2। आपका फोर्थ ऑप्शन है बेंजीन COOH COOH। चलो आइसोप्रीन आपको पता होगा, आइसोप्रीन जो है वो प्रयुक्त होता है किसमें, नेचुरल रबर में। तो इधर देखिए नेचुरल रबर में जो आइसोप्रीन होता है, आइसोप्रीन का मैंने कल तरीका बताया था कि क्लोरोप्रीन में तो या फिर नियोप्रीन, नियोप्रीन में तो क्लोरोप्रीन यूज होता है और क्लोरोप्रीन या फिर नियोप्रीन के लिए मैंने ट्रिक बताई थी कल्पना। तो कल से क्लोरीन तो नियोप्रीन में आता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा। उसके बाद में आइसोप्रीन में क्या था, मैंने बोला क्लोरीन की जगह यदि CH3 जुड़ जाए तो कौन सा होता है, आइसोप्रीन होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड, और इनका कोई काम नहीं है, वो स्टाइरिन है और ये क्या है, थैलिक एसिड है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अपचयी शर्करा नहीं है, यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी नहीं है। तो इधर देखिए आपका पहला ऑप्शन है सुक्रोज, आपका दूसरा ऑप्शन है माल्टोज, आपका तीसरा ऑप्शन है लेक्टोज, आपका चौथा ऑप्शन है सभी। चलो तो यहां पर देखिए चार ऑप्शन आपके पास में, इसमें पूछा अनअपचयी शर्करा कौन सी नहीं है। तो मेरी आपको ट्रिक बताई हुई है कि सभी मोनोसेक्राइड और सभी जो डाइसेक्राइड है वो अपचयी शर्करा है, केवल सुक्रोज को छोड़कर। तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो यहां पर सुक्रोज। अदरवाइज मेरी ट्रिक बताई हुई है। तो इधर देखो राज की बात, अपचयी शर्करा और अनअपचयी शर्करा का क्वेश्चन आते ही क्या बात ध्यान रखोगे, आपको चेक करना है यदि कहीं पर हेमी एसिटल संरचना है, कौन सी संरचना, हेमी एसिटल, तब तो क्या होगी, अपचयी शर्करा होगी। क्या होगी, अपचयी शर्करा होगी। यदि हेमी एसिटल संरचना नहीं है, या फिर मैं बोल सकता हूं एसिटल संरचना है, एसिटल संरचना है या हेमी एसिटल नहीं है, एक ही बात है, तो वो अनअपचयी शर्करा है। अब क्वेश्चन आता है सर हेमी एसिटल और एसिटल क्या होता है। तो इधर देखो यदि एक कार्बन पर OR और उसी पर OH समूह जुड़ा रहता है तो वो हेमी एसिटल समूह होता है। ऐसा यदि समूह है तो क्या होगी, आपकी शर्करा अपचयी शर्करा है। और ऐसी कंडीशन आ जाए कि यहां पर OR और यहां पर भी OR है तो क्या होगा, ये एसिटल समूह होता है और इसको बोलते हैं अनअपचयी शर्करा। आज आप जाके NCERT को देखें और वहां पर जहां पर भी OR जुड़ा हुआ रहता है तो वहां पर देखना, आप देख सकते हो सारी की सारी अनअपचयी है, और जहां पर OH OR है वहां पर क्या होगी, अपचयी शर्कराएं हैं। ये मैंने देखने के राज की बात, इन्हें ट्रिक आपको बता दी है। आपका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। नेक्स्ट देखो यहां पर इनके छोटे छोटे और क्वेश्चन करवा देता हूं। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज से।
सुक्रोज का और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज ऐसी संरचना है जो एल और डी दोनों प्रकार की चीजें बनाती है। क्लियर है? तो यहाँ पर डी ग्लूकोज होता है और एल फ्रक्टोज होता है। और क्या ध्यान रखना, इनमें पूछ ले डी और एल, चलो स्मॉल डी और स्मॉल एल कर लेना। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, ये लीवो रोटेटरी होता है। क्लियर है? यहाँ पर देख के क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि लीवो रोटेटरी ज्यादा होता है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो ध्यान रखना लीवो रोटेटरी ज्यादा होता है, जबकि सुक्रोज खुद क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्मॉल डी करना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जबकि टूटने के बाद में ये डी ये एल बन जाता है। तो क्वेश्चन होता है कि कौन सी ऐसी शर्करा है जो खुद डी है लेकिन टूटकर डी और एल दोनों संरचना बनाती है, तो आप आंसर करोगे सुक्रोज। और डी और एल में से ज्यादा कौन सी है, एल है, इसलिए देखो उधर डी था, अब पूरा जो विलियन है उसका औसत निकालोगे तो आपको संरचना कैसी मिलेगी, एल मिलेगी। और एल मिलेगी तो आपका जो विन्यास था वो कैसा हो गया, बदल गया है। इसीलिए सुक्रोज का दूसरा नाम होता है इन्वर्ट शुगर। क्या नाम होता है, इन्वर्ट शुगर। और इसीलिए सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जो एंजाइम परिवर्तन करता है उसका नाम इन्वर्टेज होता है, क्योंकि एंजाइम के नाम के पीछे एज लगता है और इन्वर्ट से क्या बन गया, इन्वर्टेज बन गया। क्लियर है? माल्टोज के बारे में क्या ध्यान रखोगे, माल्टोज में ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज प्लस अल्फा ग्लूकोज होता है, और लैक्टोज में बीटा ग्लूकोज प्लस बीटा गैलेक्टोज होता है। क्लियर है? तो यहां पर देखो इसमें अल्फा बीटा, यहां पर अल्फा अल्फा और यहां पर बीटा बीटा। तो इनका याद करने का तरीका क्या है, सुक्रोज में सभी में एक एक देखो ग्लूकोज है, एक काम। दूसरा देखो सुक्रोज में आधा आर आ रहा है, यहां पर देखो फ्रक्टोज आधा आर, तो एक की तो इकाइयां याद होगी। माल्टोज में देखो कहीं भी कुछ नहीं आ रहा तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। गेलेक्टोज, गेलेक्टोज में देखो लैक्टोज आ रहा है और ग्लूकोज तो सब में है ही, तो ये क्या हो जाएगा, गेलेक्टोज। तो ग्लूकोज प्लस गेलेक्टोज तो लैक्टोज की है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में आधा आर आ रहा है, इसमें भी आधा आर, तो दोनों क्या हो जाए, सुक्रोज की यूनिट होगी। बचा वो क्या था, उसमें ग्लूकोज ग्लूकोज कर देना। कभी कभार डाइसेक्राइड की इकाइयां पूछ लेता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है। पहला ऑप्शन है आयोडीन परीक्षण, उसके बाद में है क्लोरोफॉर्म परीक्षण, तीसरा है आपका ब्राउन रिंग परीक्षण, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैंने साफ साफ चैप्टर में पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल में, आयोडीन परीक्षण होता है कार्बोहाइड्रेट का। चलो नेक्स्ट देखो, निम्न में से जैव निम्नीकृत बहुलक है। पहला ऑप्शन है सेल्यूलोज, दूसरा ऑप्शन है नाइलॉन 6, तीसरा ऑप्शन है नाइलॉन 6,6, चौथा ऑप्शन है आपके पास में बेकेलाइट। चलो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो इधर देखिए निम्न में से जैव निम्नीकृत। अब आपको दो एग्जांपल ही लिखवाते हैं कि जैव निम्नीकृत कौन से हैं, PHBV और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। दो एग्जांपल ध्यान रखोगे कौन कौन से होते हैं, PHBV तथा नाइलॉन 2 नाइलॉन 6, जो ग्लाइसिन प्लस कैप्रोइक एसिड से मिलकर बना होता है। PHBV पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट होता है। तो यहां पर ध्यान रखिए कि सेल्यूलोज नाइलॉन 6 और बेकेलाइट में से ये तो क्या है, जैव अनिम्नीकृत है। सेल्यूलोज आपको पता है प्राकृतिक बहुलक है, तो इसका जैव निम्नीकरण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सेल्यूलोज इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसके मैक्सिमम चांस इस क्वेश्चन के बनते हैं। अब जो लिखवा रहा हूं, निम्न में से जैव निम्नीकृत बहुलक है। आपका पहला ऑप्शन है
PHBV, दूसरा ऑप्शन है नाइलोन 2, नाइलोन 6, आपका थर्ड ऑप्शन है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों, और आपका चौथा ऑप्शन है मेलामाइन। तो आप बताओगे क्या? फर्स्ट और सेकंड दोनों, नाइलोन 2, नाइलोन 6 और PHBV। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइलोन 6 की एकलक इकाइयां होती है। पहला ऑप्शन है कैप्रोइक एसिड प्लस ग्लाइसिन, दूसरा ऑप्शन है टर्थेलिक एसिड प्लस इथाइल ग्लाइकोल, थर्ड ऑप्शन है थैलिक एसिड प्लस इथाइल ग्लाइकोल, चौथा ऑप्शन है हेक्सा मैथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। क्लियर है? चलो, नाइलॉन 6 का सबको याद होगा, एक 6 कार्बन वाली और दूसरी भी 6 कार्बन वाली यूनिट आपस में जुड़ती है। नाइलॉन 6 सबसे पहले परीक्षण न्यूयॉर्क और लंदन में किया गया था, तो NY से न्यूयॉर्क और लंदन कहां से आया? LON लंदन से आया, इसलिए इसका नाम पड़ा नाइलॉन 6 क्योंकि 6 यूनिट वाली होती है। तो अब देखो इसका डायरेक्ट आपको ध्यान रखना, हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड मिलकर बनाते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका बताता हूं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। नाइलॉन 6 में 2 6 कार्बन वाली यूनिट होगी। पहली बात कैप्रोइक एसिड, कैप्रा शब्द का मतलब होता है 6 कार्बन, इसका मतलब ये तो 6 कार्बन होगी। ग्लाइसिन एक अमाइनो एसिड आपको पता है, और अमाइनो एसिड ग्लाइसिन होता है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो आपको पता है COOH C, और यहाँ पर क्या होता है H, और यहाँ पर क्या होता है H, यहाँ पर इसमें NH2 जुड़ा रहता है, तो इसमें 2 ही कार्बन होते हैं। तो इसका मतलब ये तो यूनिट नहीं होगी, क्योंकि 6 का मतलब 6 कार्बन वाली 2 इकाइयां आपस में जुड़ी हुई है, ये भी नहीं होगी। टर्थेलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन पे एक COOH यहाँ पर, और उसके 180 डिग्री पर 1 COOH, तो ये क्या होता है? टर्थेलिक एसिड। तो यहाँ पर देखो 6 और 2 8 कार्बन है, इसका मतलब ये भी नहीं है। इथाइल ग्लाइकोल तो क्या होता है? CH2 उसके ऊपर OH, यहाँ पर CH2 उसके साथ में OH, यहाँ पर 2 कार्बन ही है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद में थैलिक एसिड में क्या होता है? 180 की जगह 60 डिग्री पर आपस में जुड़े रहते हैं दोनों ग्रुप, तो ये भी नहीं होगा। इथाइल ग्लाइकोल अभी बताया था, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। बचा क्या? हेक्सामेथिल, हेक्सामेथिल का मतलब क्या होगा? CH3 कितने हैं? 6 है। उसके बाद में देखो एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH CH2 का होल 4 COOH, टोटल कार्बन कितने हैं? यहाँ पर भी 6, तो 6 और 6 आपस में जुड़ गए, तो आंसर आप इससे भी कर सकते थे। यदि आपका बेसिक नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जरूरत नहीं आपको कोई भी चीज याद हो, आप कॉमन सेंस से क्या कर सकते हो? आंसर कर सकते हो। तो आपका क्या होगा? नाइलॉन 6 का आंसर कौन सा हो गया? हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड। अब देखो एडिपिक एसिड का किसी को फॉर्मूला याद नहीं रहे तो मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूं। तो इधर देखो हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडिपिक एसिड जो है, तो यहाँ पर एडिपिक एसिड देखो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। कैसी एसिड है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं ट्रिक बता रहा हूं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड याद करने की। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ज्ञात करने की ट्रिक। अब देखो ट्रिक्स यदि आपको मैक्सिमम देखनी होती है, यदि आपको ट्रिक्स देखनी है तो मेरा यूट्यूब पर दूसरा चैनल है केमिस्ट्री विद वीके सर, उस चैनल पे जाकर उसको सब्सक्राइब कर लो, वहां पर मैं ट्रिक्स डालता हूं। हालांकि अभी तक 1-2 ट्रिक डाली हुई, पर मैं कंटिन्यू ट्रिक्स डालता रहूंगा उस पर अब कंटिन्यू। तो ध्यान रखना वहां पर जाकर उसको सब्सक्राइब कर ले, आपको ट्रिक्स मिलती रहेगी। प्लस डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, तो आपको कुछ नहीं करना। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब COOH, और यहाँ पर क्या है? COOH। बीच में आपको CH2 लिखकर उसके आगे लगा देना N। अब इस N की वैल्यू कितनी होगी? तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, एक ट्रिक लिखोगे आप, और ट्रिक लिखोगे ओम सगा पिमेली,
देखो सगा बोला जाता है अपने जो होते हैं ब्याई जी, उनको ब्याई जी का नाम है ओम, तो ओम सगा पीमेली, ओम सगा पीमेली। तो देखो याद क्या होगा, ओम सगा, ओम ओम में स्टार्ट कहां से होता है, जी ओ से, ओ के जैसा क्या होता है जीरो, सबसे पहले एन की वैल्यू जीरो लिखोगे, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे चलती रहेगी। तो जीरो के लिए ओ ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, जी ग्लूटामिक एसिड, ए एडीपिक एसिड। तो आपको एडीपी पता करना था, एडीपी का देखना वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2 3 4। तो एन की वैल्यू यदि 4 होगी तो नाम क्या होगा, एडीपिक एसिड। तो एडीपिक एसिड की जगह यहां पर क्या लिख दूंगा, 4 लिख दूंगा। ये लो एडीपिक एसिड का फॉर्मूला बन गया। तो क्या होगा, COH CH2 का होल 4 COOH। तो आपके साथ में देखो ट्रिक शेयर कर दी मैंने, अब आप कर सकते हो। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, एट द टाइम आपका एग्जाम में कितना दिमाग काम करता है उस पर फोकस करिए। मैक्सिमम अपने स्टूडेंट के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले, ये तो आपको लगेगा पाप कि आपने बिना सब्सक्राइब किए पढ़ लिया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। चलो खतरनाक क्वेश्चन करवाता हूं, देखो किसका दिमाग काम करता है। निम्न में से ग्लिप्टल के निर्माण में कौन सी अभिक्रिया का उत्पाद भाग लेता है। चलो बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका कार्बिल एमीन अभिक्रिया, दूसरा आपका वुड्ज अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन आपका गैब्रिल थैलेमाइड अभिक्रिया, और चौथी आपके केनिजारो अभिक्रिया। तो कौन सी अभिक्रिया का उत्पाद भाग लेता है। तो पहली बात ग्लिप्टल क्या होता है, तो देखो याद करने का तरीका बताता हूं। नाम आ रहा है यहां पर ग्लिप्टल, तो देखो ग्लाई से याद कर लोगे, इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या होगा इथाइल ग्लाइकोल, प्लस पटल से याद कर लोगे पथेलिक यानी थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। तो थैलिक एसिड प्लस इथाइल ग्लाइकोल मिलकर क्या बनाते हैं, ग्लिप्टल। अब थैलिक एसिड क्या होता है, बेंजीन, और उसके 60 डिग्री पर दो ग्रुप जुड़े रहेंगे। क्लियर है, ये क्या हो गया COH COH। तो यहां पर देखिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन जो होती है, इसका जो प्रोडक्ट आता है लास्ट में, वो एक तो 1 डिग्री अमाइन आता है और उसके साथ में क्या आता है आपका थैलिक एसिड बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा गैब्रियल थैलेमाइड। देखो मैंने पॉलीमर में इतना गजब क्वेश्चन बना दिया, नेम रिएक्शन से उठाकर यहां पर जोड़ दिया क्वेश्चन को, याद आ गया था आपको, दे दिया क्वेश्चन। चलो राजा बेटा क्लियर है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलो एटम वाले चैप्टर से लेते हैं। निम्न में से कौन सी क्वांटम संख्याएं संभव नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू -1, और l इक्वल टू s इक्वल टू -12। दूसरा ऑप्शन है n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 3, m इक्वल टू 0, s इक्वल टू +12। थर्ड ऑप्शन है n इक्वल टू
3l = 3, m = -2, s = -½ चलो फोर्थ ऑप्शन है सेकंड तथा थर्ड दोनों। चलो अब आपको पता है n की वैल्यू तो क्या होती है, कोस की संख्या दर्शाएगी। चौथे कोस में l का मान 3 का मतलब क्या है f, l का मान 3 का मतलब क्या है f। उसके बाद देखिए f के लिए m-1 हो सकता है और s -2 हो सकता है। चलो n = 2 यानी 2, l = 3 का मतलब क्या है d, l = 3 का मतलब f, तो 2f कभी होता ही नहीं है, इसका मतलब ये संभव नहीं है। n का मान 3 तो 3, l का मान 3 का मतलब क्या है f, 3f भी नहीं होता, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड तथा थर्ड दोनों। तो ऐसे क्वांटम संख्याओं का संभव है या नहीं है तो आपको चेक करना है, तो आप ऐसे बनाया करो इनको, और बनाते ही आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन करवाएं आपको इम्पोर्टेंट। चलो निम्न में से ClO2 का संकरण है। पहला ऑप्शन sp, sp2, sp3, sp3d। इंपॉर्टेंट संकरण का खतरनाक क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करके आंसर करें। चलो जिसको नहीं आया इधर देख ले सॉल्यूशन। ClO2 इसका मतलब क्या है, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो इधर देखिए यदि विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसी प्लस इसके पास में एक और क्या बच गया, लोन पेयर 2 2 4 2 6 और एक 7 इलेक्ट्रॉन। जब ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज दी हुई रहे उसके ऊपर लोन पेयर रहे तो उसके बाद में ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है ये ऐड नहीं करना होता है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा 1 2 तो सिग्मा, एक लोन पेयर, तो sp2 इसका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का। चलो संकरण काय करवा देते हैं। निम्न में से XeOF4 का संकरण है। पहला sp3d, सेकंड sp3d2, फोर्थ sp3 और फिफ्थ sp3d3। तो इधर XeO4 मैंने बोलता स्ट्रक्चर बनाया करो कभी भी, O F4 F F F और ये F, 4 सिग्मा, एक बॉन्ड तो 5 प्लस एक इसके पास क्या बच गया, लोन पेयर बच गया। तो 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होगा sp3d2। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा sp3d2। और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का भी मैंने करवा दिया। चलो नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है B2H6 में बोरोन का संकरण है। पहला ऑप्शन है sp, sp2, sp3, sp3d। B2H6 कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं जिनका आपको ध्यान रखना है। B2H6 H2O बर्फ, उसके बाद में आपका इसका क्या नाम P4O10, P4O6 और कौन से में है, इन सभी का संकरण जो है वो क्या होता है sp3। उसके बाद में Al2Cl6,
Al2CH3 का होल 6 सबका संकरण क्या आता है, sp3 संकरण है, ये बातें ध्यान रखें। ये B2S6 डाइबोरेन है जिसमें बनाना बॉन्ड बनता है। H2O बर्फ में sp3 होता है। उसके बाद में P4O10, P4 जो O10 है यहाँ पर इसको फॉस्फोरस का फ्लावर बोलते हैं, इसमें भी sp3 होता है। P4O6 में भी sp3 होता है। उसके बाद में आपका ये S8 जो है इसमें भी क्या आता है, sp3 आता है। उसके बाद में Al2Cl6 इसमें भी जो आपका क्या बोलते हैं बनाना बॉन्ड नहीं बनता है, लेकिन इसका भी sp3 होता है। Al2CH3 का होल 6 इसमें बनाना बॉन्ड बनता है। उसके बाद में S8 इसे ताज के जैसे आकार बनाता है, तो ताज जैसी संरचना बनती है। सबका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp3 होता है। उसके बाद में कार्बन, कार्बन में डायमंड जो उसका अपर रूप होता है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। और जो ग्रेफाइट होता है उसका sp2 आप ध्यान रखोगे। ये इंपोर्टेंट में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है संकरण में, यदि इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेशल केस का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवा देते हैं। निम्न में से कहां से करवाया जाए आपको क्वेश्चन। चलो निम्न में से आयनिक यौगिक के लक्षण नहीं है। पहला अदिशात्मक, दूसरा विद्युत के कुचालक ठोस अवस्था में, विद्युत के सुचालक ठोस अवस्था में, और चौथा विद्युत ऋणात्मकता का अंतर अधिक। चलो तो ये तो प्रॉपर्टीज थी। अदिशात्मक होता है, विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, बिल्कुल सही बात है। विद्युत के सुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, बिल्कुल नहीं होगा। हमेशा एक्वस सॉल्यूशन इन जलीय विलयन में ही क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से सहबहुलक है। पहला ऑप्शन है ब्यूना एस, ब्यूना एन, उसके बाद में है आपका एक्रिलो नाइट्राइल, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल। इसके बाद में फोर्थ है फर्स्ट तथा सेकंड दोनों। सहबहुलक का मतलब क्या है, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के बहुलक वो एकलक इकाइयां होती है, वो कौन सा होता है, सहबहुलक होता है। तो ब्यूना एस और ब्यूना एन, ब्यूना एस किससे बना होता है, 1,3 ब्यूटा डाइईन प्लस एस का मतलब स्टाइरिन, स्टेरिन। इसके बाद में ब्यूना एन बना होता है 1,3 ब्यूटा डाइईन प्लस एक्रिलो नाइट्राइल। पॉली एक्रिलो नाइट्राइल तो केवल नाइट्राइल का बना होता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये देखो एक प्रकार, ये दूसरा, फिर ये एक दो प्रकार के यहाँ पर क्या है, एकलक भाग ले रहे हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और ब्यूना एस और ब्यूना एन की आप ध्यान रखोगे,
यूनिट्स भी ध्यान रखोगे, प्लस बिना एस आपको पता ही है कृत्रिम रबर होता है। उसके बाद में देखिए आपको क्वेश्चन, चलो पीतल में कॉपर का ऑक्सीकरण अंक होता है। पहला ऑप्शन है +1, दूसरा +2, तीसरा 0 और चौथा -1। तो देखिए पीतल क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। कभी भी कोई भी मिश्र धातु आ जाए तो मिश्र धातु में सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कैसा होता है, 0 होता है। डायरेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सोडियम थायो सल्फेट में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक है। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है +5, तीसरा ऑप्शन है +6, चौथा ऑप्शन है -2। तो देखो सोडियम थायोसल्फेट पूछा है, तो इधर देखिए सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है, Na2S2O3। थायो शब्द का मतलब होता है सल्फर, यानी एक सल्फर बढ़ गया तो एक ऑक्सीजन कम करना पड़ेगा, तो क्या बन गया Na2S2O3। तो क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर देखिए S डबल बॉन्ड S O Na O Na डबल बॉन्ड O, ये बन गया Na2S2O3। अब इधर देखिए यहां पर ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ पर भी ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे यहाँ पर +1 आ जाएगा, इसकी वजह से +1 आ जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो 2- यहाँ पर क्या आ जाएगा +2। अब देखिए इन दोनों सल्फर में देखिए, तो इन दोनों सल्फर में इस सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3, क्योंकि इसके 4 सिग्मा है। इस सल्फर के पास में 2 बॉन्ड बन गए, 2 4 2 6, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है sp2, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा, तो क्या हो गया 3 के लिए sp2। sp2 की विद्युत ऋणात्मकता sp3 से ज्यादा होती है, इसका क्या होगा -2, तो यहाँ पर इसका क्या होगा +2, तो इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +6, क्या आ जाएगी +6, तो आंसर हो जाएगा 3rd। यहाँ पर ध्यान रखें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, क्योंकि कई लोग क्या करेंगे कि समान एटम है, समान एटम की वजह से 0 और आंसर कर देते हैं +4, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। चलो ये हो गया ऑक्सीकरण अंक का क्वेश्चन। अब ऑक्सीकरण अंक में अधिकतम ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो कौन दिखाता है, आपका ऑस्मियम जो +8 ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। ध्यान रखना सबसे अधिकतम ऑक्सीकरण अंक कौन दिखाता है, ऑस्मियम दिखाता है +8, और इसका जो यौगिक बनता होता है वो होता है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड जहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अंक दिखाता है +8। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व है जिसके एस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जबकि वह F ब्लॉक
तत्व होता है। पहला ऑप्शन है रदरफोर्डियम, सेकंड ऑप्शन आपका सेकंड आपका ऑप्शन है, चलो बेटा 1 मिनट आपका थोड़ा सा ये इंक डाल दे, तो बीच में थोड़ा सा मनोरंजन कर ही लेते हैं, बुराई वाली बात है ही नहीं इसमें। तो जितने भी लोग हैं वो सोच रहे होंगे यार जिंदगी में क्या चल रहा है, उनका मैसेज ही नहीं आता, एग्जाम की वजह से मेरी तो उनसे बात ही नहीं होती, वो कहीं और मामला सेट नहीं कर ले। बेटा कुछ ही नहीं होगा, दुनिया में बहुत सारे लोग सिंगल बैठे हैं मेरी तरह, तो ऐसा कोई जिंदगी में कोई कष्ट है ही नहीं है। आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम वाली बात रखो और चल बे निकलना करके मजे लिया करो, पढ़ाई करते रहो और एंजॉय करते रहा करो। आप देख लो मैं भी आज रात के 12 बज गए आपके लिए वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस का लाभ उठाए और आपका रिवीजन करें। नेक्स्ट ऑप्शन आपका गैडोलिनियम। थर्ड आपका ऑप्शन है ल्यूटेशियम। चौथा ऑप्शन है सेकंड तथा थर्ड दोनों। तो आपका आंसर, अब मैं देखो आपको ट्रिक बताता हूं एक, जो भी आपके लेंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं ना, उनमें लेंथेनाइड की एक ट्रिक ध्यान रखोगे आप, जिन जिन में एक इलेक्ट्रॉन भरा रहता है, तो आप क्या ध्यान रखोगे, एक ट्रिक है कि शेरू एक गुड़िया लूटा, शेरू एक गुड़िया लूटा। तो गैडोलिनियम, गुड़िया मतलब गैडोलिनियम, लूटा से ल्यूटेशियम, इनके एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या पड़ा रहता है, एस में पड़ा रहता है, बाकी एस में क्या होगा 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर भी इसके क्या होते हैं एक इलेक्ट्रॉन रहता है। तो इनका आप ध्यान रखोगे दोनों का, तो इन एलिमेंट्स का ध्यान रखो। तो यहाँ पर गैडोलिनियम और ल्यूटेशियम दोनों है, तो आप आंसर कर दोगे फोर्थ। क्लियर है? तो मैंने ट्रिक बता दी है, शेरू एक गुड़िया लूटा। तो इस ट्रिक से आप क्या करोगे, एफ लॉग के एलिमेंट्स का याद कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ भाई, लो भाई, हमारे जो क्या बोलते हैं इनको ऑपरेटर सर है, ये भी बोल रहे कि हमारा भी बोलो 12 बजे तक मैं जाग रहा हूँ, तो इनके लिए भी एक बार तालियां बजा देना। सुबह 6 बजे स्टार्ट हुए थे और तब से अभी 12 बजे तक लगे, इनके लिए भी तालियां बजा देना। भगवान से दुआ कर लेना कि इनके 4 से ज्यादा गर्लफ्रेंड हो। तो इधर देखिए क्वेश्चन, उसका ब्राइटनेस कम हो गया बहुत ज्यादा, चलो अब देखिए नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है चलो आपको अमेजिंग क्वेश्चन देते हैं। CO3 2- का बंद क्रम होता है। पहला ऑप्शन है 1.33, सेकंड ऑप्शन है 2.4, थर्ड ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 5। चलो इसको कर लेते हैं 3.5। अब देखो CO3 2- मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में यदि बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो आप क्या ध्यान रखो, सभी टोटल बंदों की संख्या, तो C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O से एक बॉन्ड हटा दो तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, ये माइनस माइनस, CO3 2- टोटल बॉन्ड कितने 4, कुल पड़ोसी कितने 3, भाग दोगे 4 में 3 का भाग दो, एक बार कितना बचा 1 बचा, 0 लगाओगे 0.33 आएगा, आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। निपटा डाले हैं हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत क्वेश्चन कर लिए बे, कितने ही क्वेश्चन करवाओगे, अब क्या क्वेश्चन का बोझ ही डालोगे, कर लो भाई, काम में आएंगे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहाँ से करवाया जाए? चलो एक क्वेश्चन कराते हैं। NiCO का होल 4 में निकल का ऑक्सीकरण अंक है, तो आप ध्यान रखो है पहला ऑप्शन आपका +4, दूसरा ऑप्शन है -4, तीसरा ऑप्शन है 0, चौथा ऑप्शन है +2। ध्यान रखें पहले तो NiCO4 कहाँ यूज होता है, क्वेश्चन ये भी ध्यान रखें मोंड प्रक्रम में कहाँ होता है, मोंड प्रक्रम में प्रयुक्त होता है। और मोंड प्रक्रम में आपको पता है CO ऑक्सी कितना ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है 0, तो निकल भी कहाँ हो जाएगा इसमें 0 स्टेट में होता है। ये ध्यान रखें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NiCO4 वाला। अब चलो आपके पास में और क्वेश्चंस की बारिश करते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चलो आपको करवाते हैं धुआं। धुआं में आपकी DP तथा DM है। पहला क्रमशः कर लेना, क्रमशः है। अब DP DM क्या है, प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो पहला ऑप्शन है ठोस में गैस, दूसरा ऑप्शन आपका गैस में ठोस, तीसरा ऑप्शन है ठोस में ठोस, चौथा ऑप्शन है गैस में द्रव। उसी के साथ में एक चलो मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, बहुत सारे उनमें आपको पहचानने हैं, राज की बातें बता ही देते हैं। नंबर 1 धुआं, उसके बाद में कोहरा, उसके बाद में पेंट, और उसके साथ में पायस। इन सब में पहले इसका बताओ धुआं में कौन सा DP तथा DM है। तो DP क्या होता है, मतलब प्रक्षिप्त अवस्था, और ये प्रक्षेपण माध्यम तो प्रक्षिप्त अवस्था। चलो यहाँ पर तो मैंने ऐसे लिख ही दिया तो क्रमशः की जरूरत ही नहीं थी। तो इधर देखो धुआं क्या होता है, धुआं में क्या होता है, धुआं बनती है जब आपके पास में बिना जले हुए हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो क्या होते हैं गैस में घूमते रहते हैं, तो हाइड्रोकार्बन के पार्टिकल ठोस पार्टिकल होंगे, तो गैस में घूमते रहते हैं, तो गैस में क्या हो जाएगा ठोस। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। वैसे ही धुआं का तो पढ़ लिया। कोहरा में क्या होता है, गैस में लिक्विड यानी छोटी छोटी बूंदे होती है पानी की, तो गैस में द्रव हो जाएगा। पेंट आपका जो होता है, पेंट कैसा होता है आपका द्रवित आपको दिखता है, लेकिन उसमें थोड़ा पार्टिकल्स ठोस का होता है, तो आप क्या बताओगे द्रव में ठोस। उसके बाद में पायस, पायस आप जैसे दूध आपका एग्जांपल पायस का है, तो द्रव में द्रव। तो ये क्या होता है एग्जांपल, इतनी ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट करवाते हैं आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्न में से सबसे अधिक स्कंदन करने वाला कारक है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम 3+, दूसरा ऑप्शन है O2-, तीसरा ऑप्शन होगा आपका मैंने दे दिया Mg2+, फोर्थ ऑप्शन हो गया SO4 2-। कौन सा सबसे ज्यादा स्कंदक कारक की तरह काम करेगा, चलो बताइए। तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम 3+। जितनी ज्यादा संयोजकता उतना ज्यादा स्कंदन। अपने को आवेश से प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं, आवेश की मात्रा कितनी ज्यादा है। यहाँ पर 3 आवेश है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 वाला ज्यादा स्कंदन करेगा।
चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, या भी यहाँ पर SO4 मतलब S4 माइनस कर देता मैं, तो यहाँ पर आंसर 4 माइनस होता। अपने को सिर्फ संयोजकता से मतलब है, ऑक्सीकरण अंक नहीं, मतलब प्लस माइनस नहीं देखना, केवल मान देखना है। और ये किसने बताया था? जो एक मामा था ना अपने, एक चाचा, क्या नाम थे उनका, जिनका ये नियम था, सुलझे का नियम था ना, हार्डिस सुलझे। चलो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, निम्न में से कौन सा जियोलाइट एल्कोहल को पेट्रोल में बदलता है? पहला ऑप्शन है NiCO का होल 4, दूसरा ऑप्शन है ZSM5, थर्ड आपका है नाज, चौथा ऑप्शन है सभी। तो देखो एल्कोहल को पेट्रोल, आपके पास में सरफेस केमिस्ट्री में मैंने बताया था आपको, ZSM5 जो होता है जियोलाइट, वो एल्कोहल को गैसोलीन में बदलता है। किस में बदलता है? गैसोलीन में। तो गैसोलीन भी दिया आ सकता है, गैसोलीन एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ है, तो गैसोलीन या फिर क्या बोल सकते हो आप, इसको पेट्रोल बोलते हो। तो इसमें कन्वर्ट करता है कौन? ZSM5। याद करने की तरीका है, जिस्म 5 मूवी में एल्कोहल को पेट्रोल में बदल दिया था। क्या रखोगे? जिस्म 5 यानी ZSM5। जिस्म 5 मूवी, फिफ्थ जो मूवी आई है जिस्म की, जिस्म 5th मूवी में एल्कोहल को पेट्रोल में बदल दिया गया था। तो ये ध्यान रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ, AG AU PT CU का सोल बनाने में प्रयुक्त विधि है। पहला आपका ऑप्शन है ब्रेडिग आर्क विधि, दूसरा ऑप्शन है आपका क्या दे दे, डायलाइसिस, तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, चौथा ऑप्शन है आपका कोई भी सभी। तो इसका आपको पता है, ध्यान रखना, ब्रेडिग अंकल के हाथ में चांदी की अंगूठी, गले में सोने का हार और प्लेटिनम का ब्रेसलेट और कॉपर की छड़ी। क्या रखोगे? ब्रेडिग अंकल के हाथ में चांदी की अंगूठी, गले में सोने का हार और प्लेटिनम का ब्रेसलेट और कॉपर की डंडी। तो ब्रेडिग अंकल कहाँ कहाँ काम करेंगे? AG AU PT और CU में काम करेंगे। चलो उसके बाद में टिंडेल प्रभाव होता है। पहला, प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा प्रकाश का प्रकीर्णन, चौथा प्रकाश का विचलन। चलो कौन सा होगा? तो टिंडल प्रभाव सबको पता है, डायरेक्ट। प्रकाश का क्या होता है? प्रकीर्णन। चलो उसके बाद में क्वेश्चन आपका, टिंडल प्रभाव में 90 डिग्री पर देखने से रंग दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है लाल, दूसरा ऑप्शन है हरा, तीसरा ऑप्शन है नीला
चौथा ऑप्शन है पीला, ये डायरेक्ट क्वेश्चन ध्यान रखोगे, नीला। 180 पर देखने पर कैसा दिखता है? लाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। पहला ऑप्शन है समांगी मिश्रण में, दूसरा ऑप्शन है जब तरंगदैर्ध्य कण के आकार के लगभग समान रेंज का होता है। थर्ड ऑप्शन है आपका जब डीपी तथा डीएम के अपवर्तनांक में कम अंतर होता है। चौथा ऑप्शन है कब दिखाई नहीं देता, कर लेना, नहीं देता है। चौथा ऑप्शन है जब डीपी तथा डीएम के अपवर्तनांक में अधिक अंतर होता है। जिसने इस एनसीईआरटी अच्छी तरीके से पढ़ी है उसको कंडीशन याद है। समांगी मिश्रण में, अरे 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 अरे, चलो ऑप्शन थोड़े से चेंज करते हैं, अपन विषमांगी कर देते हैं, पूरा ही मामला गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन उल्टा लिखना था, कोई बात नहीं। टिंडल प्रभाव दिखाई नहीं देता है, चलो विषमांगी में दिखाई देता है। विषमांगी के लिए तो टिंडल इफेक्ट आया था कि कोलाइड एक प्रकार का विषमांगी है। जब लेमडा इक्वल टू 2r लगभग समान रेंज के होने चाहिए, कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है। जब डीपी तथा डीएम का अपवर्तनांक में अंतर कम होता है, नहीं अपवर्तनांक में अंतर अधिक होना चाहिए, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। कृपया कंडीशन को ध्यान रखें, चीजों को भूले बिल्कुल भी नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन है, निम्न में से डी ब्लॉक का सामान्य सूत्र होता है। पहला ऑप्शन है NS2 N-1D 1 to 10, दूसरा NS0 to 2 N-1D 1 to 10, तीसरा ऑप्शन है NS0 to 1 N-1D 1 to 10, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको डायरेक्ट पता, आपको पता पिछली बार जेट में क्वेश्चन ये आया था NS1 to 0 to 2 N-1D 1 to 10 होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। एफ ब्लॉक का सामान्य सूत्र क्या होता है, ये बात ध्यान रखिए आप। तो देखो कोई भी ब्लॉक का सामान्य सूत्र लिखने का तरीका बताता हूँ। हमेशा यहाँ पर एक अक्रिय गैस लिखा करो I, उसके बाद में N-2F N-1D, उसके बाद में NS और NP लिखा जाता है, ध्यान रखें हमेशा। तो इसके अंदर क्या होगा, N-2F N-1D NS और NP लिखा जाता है। इसी सूत्र से हमेशा सारे सूत्र बनते हैं। यहाँ पर भी देख लो, N के साथ में S है तो D N-1 है, बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो F के साथ में क्या होगा, N-2F। अब F क्या होता है, 1 to 14, जीरो में, इसमें D में 0 से 1 कभी कभार आपको देखने को मिल जाएगा। NS जो है आपका, इसमें भी आपको वेरिएबल करता जाएगा, मतलब कभी 0 आएगा कभी 1 आपको चलता रहेगा। NP में इलेक्ट्रॉन भरे नहीं जाते F ब्लॉक वालों में, तो ये ध्यान रखेगा, यहाँ पर चेंज होते रहते। तो F ब्लॉक का अब की बार आप फॉर्मूला याद करके चलोगे। क्लियर है? चलो आपके सामने क्वेश्चन है, चलो आपको एक हल्का सा क्वेश्चन है। आवर्त सारणी
में 18 वर्ग क्यों होते हैं? वीडियो को पॉज करके आप देखें। चलो आपके लिए और मैं क्वेश्चन लाया हूं। चलो मैं पानी पी लेता हूं। फोन आने लग गए भाई घर से। चलो कोई बात नहीं है। इधर देखो, तो आपको इधर को एफ ब्लॉक का फॉर्मूला ध्यान रखोगे भाई। चलो पहले खुराक एक साथ ही ले लेते हैं। 10-15 मिनट और वेट करो। एफ ब्लॉक सूत्र, तो एफ ब्लॉक सूत्र अभी मैंने बताया था। क्या करोगे, n-2 n-1 लिखोगे, फिर n लिखोगे, s लिखोगे, फिर n p लिखोगे। p में नहीं भरा जाता। अब यहाँ पर ध्यान रखो, n-2 वही f d और s। मैंने अभी बताया था 1 to 14, इसमें 0-1 वेरी करता रहता है। s में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े रहेंगे। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है 0-1। यहाँ पर कभी कभार लोग d10 कर देते हैं, वो गलती मत करना। 0-1 का ध्यान रखना, अभी मैंने बताया था। अच्छा चलो, अपन अभी पीछे एक क्वेश्चन भी किया है ना अपन ने, जहां पर s किया कि s में जहां पर एक इलेक्ट्रॉन होता है, s ने d में कर लेना आप। d में इलेक्ट्रॉन, ट्रिक वो की वही है। चलो अब देखो नेक्स्ट, आवर्त सारणी में 18 वर्ग क्यों होते हैं? चलो मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, इधर देखिए। आवर्त सारणी में 18 वर्ग इसलिए होता है क्योंकि आवर्त सारणी में देखो ऐसे s ब्लॉक पड़ा, इधर बीच में d ब्लॉक है, उधर p ब्लॉक है। तो s प्लस p प्लस d के सभी इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे तो आपके पास में आंसर 18 आएगा, क्योंकि s में 2 आता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 होते हैं। सभी को जोड़ोगे आपके पास में आंसर क्या आता है, 18। इसलिए आवर्त सारणी में क्या होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलो आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं केमिकल बॉन्डिंग से। चलो आपका क्वेश्चन है, निम्न में से क्वथनांक अधिक होता है? पहला ऑप्शन है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का, दूसरा ऑप्शन है पेरा नाइट्रोफिनोल का, तीसरा ऑप्शन है दोनों का बराबर है, चौथा ऑप्शन है पता नहीं लगाया जा सकता। तो आंसर क्या होगा, पेरानाइट्रोफिनोल। कारण क्या है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें इंट्रा होती है, इसमें इंटरमोलिक्यूलर होती है, तो इंटरमोलिक्यूलर का ज्यादा होता है क्योंकि एटॉमिक वेट बढ़ेगा, डबल यूनिट आपस में जुड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर मैं लेता हूं केमिकल बॉन्डिंग से। पानी का अधिकतम घनत्व होता है? पहला 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर, दूसरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तीसरा -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और चौथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आपको पता 4 डिग्री पर पानी का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन लेता हूं। चलो आपका क्वेश्चन चलो, निम्न में से वेपर प्रेशर किसका अधिक होता है? पहला ऑप्शन है पेरानाइट्रोफिनोल, दूसरा ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। चलो इन दोनों में से बता दो आप, इनमें से क्वेश्चन पूछता है अधिकतर। तो पेरानाइट्रोफिनोल में से और ऑर्थो में से ऑर्थो का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि ये जल्दी क्या हो जाएगा, वेपर बनाएगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। पेरा का क्या होगा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसमें इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्न में से अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध यानी इंट्रामोलिकुलर की बात कर रहा हूं, हाइड्रोजन बंध बनता है। पहला ऑप्शन है कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है पैरानाइट्रोफिनोल, तीसरा ऑप्शन है आपका ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं, जितनी भी बायोलॉजी की कार्बोहाइड्रेट है या जो शुगर होती है वो, प्लस कहीं भी सेली शब्द दिख जाए या कहीं भी और तो शब्द दिख जाए, सेली और तो शब्द कहीं भी दिख जाए, इसका मतलब हमेशा क्या होगा, अंतराणविक होगा। तो सेली कहां पर दिख रहा है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। थर्ड ऑप्शन में ट्रिक मैंने बता दी है, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रेयोन होता है पहला प्राकृतिक बहुलक, दूसरा कृत्रिम बहुलक, तीसरा अर्ध संश्लेषित बहुलक, चौथा संश्लेषित बहुलक। तो मैंने बताया था अर्ध संश्लेषित बहुलक है। अर्ध संश्लेषित बहुलक कौन कौन से बताए थे, सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज एसीटेट को रेयोन बोला जाता है, ये भी ध्यान रखना। और सेलुलोज एक था नाइट्रेट, और सेलुलो नाइट्रेट के बारे में मैंने क्या बताया था, एक्सप्लोजिव होता है, आग पकड़ने वाला होता है। शुरू में इसको जब प्रयुक्त किया था उस टाइम इसकी प्लेटें बनाई थी खाना बनाने वाली, लेकिन जब ये इसके पास में गया कभी अचानक से तो पता चला कि ये तो आग पकड़ता है, उसके बाद में इसकी प्लेटें बनाना बंद कर दी गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से हाइड्रोजन का रेडियो धर्मी समस्थानिक है। पहला ऑप्शन है 1H1, दूसरा ऑप्शन है 1H2, तीसरा ऑप्शन है 1H3, चौथा ऑप्शन है सभी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ट्राइटियम होता है वो कैसा होता है, रेडियोधर्मी होता है। चलो अब देखिए, यहां पर मैंने आपको करवाया, आज बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं भी थक चुका हूं, रात के 12 बज चुके हैं। तो आप ध्यान रखें, सारी चीजों को रिवाइज करें। ऐसे ही मैं एक सेशन और लेके आऊंगा जेट से पहले। मैं ऐसे शायद आपको 3 से 4 सेशन करवा दूंगा, 3 से 4, जिनमें कंप्लीट केमिस्ट्री के क्वेश्चन में हर चैप्टर के, और इतने, ये तो मतलब आज तो मैंने नॉर्मली ताकि आपका एक मन लगा रहे थे ऐसे क्वेश्चन कराए। अगले मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा कि आप तक अभी ने आपने अभी तक मतलब फेस भी नहीं किए होंगे, इतने अल्टीमेट क्वेश्चन लेके आऊंगा। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मोटिवेटेड रहो, तैयारी में लग जाओ इतने भयंकर तरीके से, रुकना नहीं है बिल्कुल। जेट के पेपर फाइट करना, आईसीआर में सिलेक्शन देना है, बीएचयू में सिलेक्शन देना ही है। जुड़े रहो, मैं सारे चैप्टरों की क्वेश्चन करूंगा, अल्टीमेट क्वेश्चन करूंगा, जहां पर आपको मतलब वहीं पे पेपर में फेस करने पड़ेंगे। पिछले सालों के क्वेश्चन करूंगा एक सेशन में, मतलब मैं पिछले सालों के ही क्वेश्चन करूंगा सारे, ऐसे मतलब सेशन चलता रहेगा। तो जुड़े रहे, देखे रहे। अब तो बहुत हो गया, गुड नाइट सभी को, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने चांद को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। अब तो ये रोज का काम हो गया, आप समझदार हो, शेयर करते चलिए। थैंक यू सो मच।